सीरियल प्लेक्सस ब्लॉक जितने भी हमारे एब्डोमेन के बीच रहा है सबका पेन ये इन गेट रिलेटेड हो जाता है। तो ये सीलियक आर्टरी के अराउंड कुछ न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, जो कि हमारी सेंसेशन को ब्रेन तक ले जाते हैं। तो जो पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स हैं या इवन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस जिनको पेन नहीं जा रहा है, सब कुछ कर दिया पेन नहीं जा रहा है, तो वी कैन ब्लॉक देम, वी कैन पुट एब्सोल्यूट अल्कोहल हियर एंड उसके बाद इन पेशेंट्स में एटलीस्ट 70% पेशेंट्स में कंप्लीटली पेन फ्री हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। इसके अलावा मैं नई कुछ चीजें हमने ऐड की है डिपार्टमेंट में, ये भी बताना चाहूंगा और इसका क्या रोल होता है। जैसे कि ये हम राइट साइड लेफ्ट साइड देख पा रहे हैं मैनोमेट्री मशीन, ये अभी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। मैनोमेट्री का क्या रोल है? मैनोमेट्री इज बेसिकली फॉर दोज पेशेंट्स जिसमें हम इसोफेगस का मोटर फंक्शन देखना चाहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं मुझे डिस्प्लेजिया हो रहा है, मुझे खाना लगता है, एंडोस्कोपी एक बार दो बार कई जगह हो जाती है, एंडोस्कोपी कम्स आउट बी नॉर्मल एवरी टाइम, देन व्हाट? तो फिर उसके लिए हमें ये मैनोमेट्री करना जरूरी है, क्योंकि इसोफेजियल मोटर डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि एक्लेजिया और इस तरह के और भी मोटर डिसऑर्डर्स हैं, जैक हमारी इसोफेगस, सोमेनी डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ये इसमें हम क्या देखते हैं? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसोफेजियल बॉडी की पेरिस्टाल्सिस देखते हैं और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर देखते हैं। तो ये मुख्य इंडिकेशन इसका पेशेंट का यही है कि भाई किसी पेशेंट को अगर डिस्प्लेजिया है, नॉर्मल एंडोस्कोपी है, या फिर पेशेंट को चेस्ट पेन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैज ऑलरेडी इवैल्यूएटेड दैट उसको कोई कार्डियक इशू नहीं है, तो इन पेशेंट्स में भी मैनोमेट्री आल्सो हेल्प्स फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इसोफेजियल। This is the most important indication for this test. Secondly, it is also used for anorectal मैनोमेट्री for patient जो chronic constipation, refractory constipation के patients होते हैं, जिनको सब चीजें ले लेते हैं, सब laxatives ले लेते हैं, everything and they fail. इन पेशेंट में काफी सब ग्रुप के अंदर डिसएनर्जिक डेफिकेशन एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन का इशू होता है। वो डायग्नोसिस आप एनोरेक्टल मैनोमेट्री पे ही कर सकते हो, और उसका ट्रीटमेंट इट इज नॉट मेडिकल ट्रीटमेंट, इट इज कंप्लीटली एजुकेशन वाला ट्रीटमेंट है, बायोफीडबैक ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं। पेशेंट को हमें एजुकेट करना पड़ता है कि व्हाट इज फॉल्टी, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड। तो 4 से 5 सेशन दिए जाते हैं, पेशेंट को पेशेंट को टीच किया जाता है कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग रॉन्ग एंड नाउ व्हाट कैन बी डन, एंड देन दिस पेशेंट एक्चुअली डू दैट। सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन। दूसरा एक इंडिकेशन और भी है, जैसे कि किसी पेशेंट को स्ट्रोमा बना हुआ है, ऑपरेट के काफी टाइम के बाद उसको रीकल सर्जरी होनी है, तो एनोरेक्टल फंक्शन देखने के लिए, या पेशेंट को फीकल इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है, तब भी इसको यूज किया जाता है। बच्चों में फीकल इनकॉन्टिनेंस बहुत कॉमन होता है, वहाँ पे भी इन बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए मैनोमेट्री एंड बायोफीडबैक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसके अलावा जो राइट साइड पे जो फिगर है, ये है मैनोमेट्री पीएच इम्पीडेंस। अब ये क्या चीज है? बेसिकली अभी तक हम पेशेंट्स को, जितने भी पेशेंट्स ऑफ GERD, जो सबसे कॉमन कंडीशन है, प्रोबेबली एवरीबॉडी नोज इट, बट वी आर ट्रीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री ओनली। हार्टबर्न है, पेशेंट इज सेइंग हार्टबर्न, फुलनेस एंड वी ट्रीट दिस पेशेंट, दिस इज ओके अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट। अगर हम कंसेंसस के हिसाब से जाए, लियोन कंसेंसस से बनाया गया इसके लिए, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक हिस्ट्री कॉलम, बट इट हैज टू बी डिफाइंड। 6 to 8 वीक्स तक आप पेशेंट को प्रोटोन कॉल इनहिबिटर्स जो डिफरेंट टैबलेट्स वगैरह दो। अगर पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, देन इट प्रोबेबली इट इज यस, इट इज GERD। अगर उस पेशेंट के अंदर कोई अलार्म सिम्टम्स नहीं है, तो यस वी कैन ट्रीट डायरेक्टली विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर पेशेंट कोई इंप्रूव नहीं कर पा रहा, 2 महीने से ज्यादा हो गया आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, फर्स्ट इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड दैट इस पेशेंट को क्या एक्चुअली रिफ्लक्स डिजीज है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में, इन पेशेंट्स में फंक्शनल हार्ट भी होते हैं, दे आर नॉट हैविंग ट्रू रिफ्लक्स। सो फॉर डायग्नोसिस दैट पार्ट इस पेशेंट को रिफ्लक्स है या नहीं है, वी नीड दिस टेस्टिंग। इस टेस्ट में हमें एक कैथेटर होता है जिसको इंस्टॉल करते हैं, और इसोफेगस के अंदर 5 सेंटीमीटर अबव लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और 24 आवर्स के लिए उसकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, स्लीपिंग, मतलब खाना, स्लीपिंग, सिटिंग, पोस्चर, एवरी टाइम, नाइट टाइम नॉक्टर्नल रिफ्लक्स भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो 24 घंटे तक वो कैथेटर रहता है, उसके बाद हम उसको रिमूव करते हैं, डाउनलोड करते हैं डेटा को, एंड देन वी सी दैट एक्चुअली इस पेशेंट को रिफ्लक्स है या नहीं है, नंबर 1, और दूसरा इफ इट इज नॉट देयर, देन दीज पेशेंट्स डू नॉट रिक्वायर प्रोटोकॉल, वो वैसे ही उनको देन दे रिक्वायर सेंट्रल न्यूरोमोड्यूलेटर्स लाइक एमिट्रिप्सिन
and also for other subgroup patient. Even अगर patient को true reflux है भी, then also अगर patient improve नहीं कर रहा है after 2 months of treatment, then again he should be subjected to this test, because then we need why he is not responding. तो वहाँ पे diagnostically इसका help होता है. तो ये इसका रोल है. ये लास्ट में स्लाइड है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ थर्ड स्टेज. ये हमने प्रोसेस अभी स्टार्ट की है. कुछ पेशेंट्स लेकर ये टेक्निक कार्डियक के लिए वाइल प्रोसेस बेसिकली पर ओरल एंडोस्कोपी है. इसमें बेसिकली थर्ड स्टेज क्या होगा? देयर इज नो थर्ड स्टेज एक्चुअली. ट्रू स्पेस नहीं है. Space is between muscularis submucosa and muscularis propria. The submucosa of that, it is a loose alveolar tissue. We go inside it, we inflate it. जैसे ये schematic diagram है. यहाँ पे आप देखिए एंडोस्कोप से हमने इसको पंप कर किया. इसके नीचे जो submucosa है इसके अंदर fluid cushion प्रोड्यूस किया, इसको सेपरेट किया, and then